सिद्धार्थ जी कह रहे क्या भारतीय सेना का मनोबल कम नहीं होगा? भारत की इस मूर्खतापूर्ण विदेश नीति के परिणाम स्वरूप पूर्व नवसैनिकों की फांसी से क्या भारतीय सेना का भरोसा 70 से कम? भारतीय सेना तो बहुत डायलूट हो गई सिद्धार्थ जी। भारत की सेना अब वो नहीं रही। भारत की सेना से नमाज पढ़वाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार जिहादियों के कहने पर हमारे सैनिकों को का कोर्ट मार्शल करवाया। सेना का मनोबल तो वहीं गिर गया और उन्होंने कश्मीर घाटी में ऐसे ऐसे सीना पीटा। पहली बार ये मोदी सरकार का कमाल देखिए, पहली बार सेना से माफी मंगवाया तो सेना का मोरल तभी डाउन हुआ। फिर इनको उनसे जो नमाज पढ़वाया तो डाउन हुआ। फिर इनको जो इफ्तार पार्टी करवाया जिसमें आतंकवादी हमले में मरे तो डाउन हुआ। फिर सीडीएस के लिए जो सीनियर मोस्ट होते थे वो सीडीएस होते थे, उनके पोस्ट में लड़ाई लगवा दी। अब जिसको चाहेगी तो सब सरकार की चापलूसी में लग गए सीडीएस बनने के लिए, तो वहां डायलूट किया, वहां खत्म करवाया। फिर अग्निवीर योजना लाके उनका जो रेजिमेंटल सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। तो भारतीय सेना को तो खत्म कर दिया। ये कहां गलतफहमी में, भारतीय सेना के पूरे मोरल को खत्म कर दिया इस सरकार ने। और जो पूर्व सैनिक आदि हैं उनको पेंशन के मामले में सड़क पर डाल दिया। तो ये तो खत्म कर चुके, उनका मनोबल तो तोड़ चुके हैं। अब भारतीय सेना ने कैलाश रेंज पे डोकलाम विवाद के बाद कब्जा किया। हमारी सेना ने चीनियों को पटक के मारा। 20 हमारे जवानों का भी बिहार रेजिमेंट के बलिदान हुआ। 100 के करीब उनको मारा, वो तो नहीं बताया पाकिस्तान ने, लेकिन कोई गाढ़ा 40 मारा, कोई 100 मारा, अलग दुनिया भर के मीडिया में। तो भारतीय सेना ने कैलाश रेंज पे, अब कैलाश रेंज ऊंचाई पे तो चाइना के लिए मुश्किल हो गया। चाइना के कहने पर भारत ने जो जीते हुए अपने कैलाश रेंज पे बैठे थे, इस सरकार ने उनको नीचे उतरवा दिया। तो सेना का तो सबसे ज्यादा मोरल मनोबल इस भारत की सरकार ने तोड़ा है, मोदी सरकार ने, अब तक इतिहास में, अब तक सबसे बड़ा। इसलिए तो इनके पूरे 10 साल पे यदि पुस्तक लिखा जाए तो भारत का हिंदू द्रोही, राष्ट्रद्रोही सरकार के रूप में इसकी छवि बनेगी, सनातन द्रोही सरकार के रूप में इसकी छवि बनेगी हर तरह से। लेकिन लोग सही आकलन कर पाए तब, नहीं तो आप जानते ही कि यहां तो लोग जबरदस्ती चापलूसी में किताबें लिख रहे हैं सब, तो क्या कीजिएगा। सत्यनारायण जी नमस्ते, आपकी तबीयत कैसे है? आज आपका चेहरा उतरा लग रहा है, लगता है ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, शारीरिक और मानसिक। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तबीयत ठीक है, थोड़ा सा नींद की कमी है, और वो नींद की कमी है क्योंकि दूसरे तीसरे 3-3 4-4 मोर्चे पे काम करना पड़ रहा है, इसलिए। बाकी सेहत मेरा ठीक रहता है और भगवान मुझे बचाए रखते हैं। संजय जी कह रहे हैं, संदीप जी ये लेबनान भी किसी में क्रिश्चियन देश हुआ करता था, लेकिन 1958 में मुसलमानों को शरण देने के बाद वहां का पासा ही पलट गया। पिछले 50-60 सालों में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक हो गया। अब नतीजा सामने है। अब ठीक कर रहे हो। और अब आप देखो कि जैसे अभी गाजा से 10 लाख हैं ये फिलिस्तीनी, बगल में मिस्र है, इजिप्ट है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? सऊदी अरब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ये दरवाजा खुलवाएंगे जर्मनी का, ब्रिटेन का, अलग अलग देशों का, और वहां पहुंच के फिर यहां कहेंगे हम पीड़ित हैं। जहां पर इनका सरिया लागू है कहेंगे हम पीड़ित हैं, हवाई जहाज का पहिया पकड़ के जाएंगे, और वहां जाएंगे और वहां के शांति पर जो लोग उड़ा रहे हैं वहां कहेंगे अब मुझे सरिया। भारत में भी बांग्लादेशी रोहिंग्या इसी तरह घुस के और सरकार उनको फ्लैट दे रही, और किसी दिन भारत का पासा भी पलट जाएगा, क्योंकि आज वो 20% हो चुके हैं जिनके लिए सारी योजनाएं चल रही है, और सरकारी संसाधनों पे 40% संसाधनों पे ये कब्जा दे चुकी मोदी सरकार। जीतने के बाद ये 60% पे दे देंगे, आपके बच्चों के कुछ नहीं रहने वाला। तो ये स्थिति आएगी, ये आएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत की पॉलिसी मेकर्स और भारत की पॉलिसीज प्रो इस्लामिस्ट, प्रो मुस्लिम है, इसलिए। गार्गी जी, श्रीमान संदीप जी, व्हेन आई कम हियर आई फील मोर कनेक्टेड रादर देन सेकुलर रिलेटिव्स, ऑल क्रेडिट गोज टू ओनली एंड ओनली संदीप। धन्यवाद गार्गी जी, थैंक यू सो मच। मैं तो अब आप क्या कहूं मैं आपको, आप तो कह रहे कि
हम लोग कनेक्ट हुए आपस में ISDN। मेरे तो कितने मित्र आदि सब छूट गए हैं संसार में, आखिरी समय में जाने से पहले लोगों का छूटता है, मेरा अभी से छूट चुका है सब। तो बहुत सारे लोग तो, लेकिन हम सत्य के साथ हैं, इसलिए हम आप कनेक्ट होते हैं, हम सभी कनेक्ट होते हैं। और सेकुलर रिलेटिव तो हम सबके घर में है, आप जानते ही हैं। उनके जब तक उनको पीड़ा, जब तक आपके पीड़ा नहीं होगी आपको समझ नहीं आएगा। ये सेकुलर रिलेटिव्स जो हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको उनके हमारे पूर्वजों ने, हमारे ही पूर्वजों ने बताऊं कि उन्होंने इतना धतूरा खिलाया जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे परदादा जी गांव का पहला मस्जिद गांव का मेरे जमीन पे बना हुआ है। मेरे परदादा जी ने जमीन दिया। मास्टर साहब थे एक स्कूल में, तो मास्टर साहब आए तो उन्होंने कहा कि फिर अब आए तो घर में नमाज पढ़ लो, नमाज के लिए कोई पत्थर की जरूरत नहीं है। ताचरी बुल्ला बांग दे का बारा हुआ खुदाए। और आप तो मूर्ति मानते नहीं हो, किधर भी बैठ जाओ, बिछाओ। लेकिन उन्होंने मांगा तो हमारे परदादा ने दिया, तो हम तो वो होते हुए आए। लेकिन अब की पीढ़ी सचेत हो रही है, पिछली पीढ़ी बड़ी ही अंधकार में रही। उनकी गलती नहीं, उनके पास लिटरेचर नहीं थे, ये क्रांति नहीं थी सूचना की। लेकिन अब हम सब इस जागृति में आए हैं और इस जागृति को दूर दूर तक अपने बच्चों तक ले जाना है, ताकि हमारे बच्चे बचे रहें। वीना जी कह रहे संजीव जी, मोदी के 10 साल के होने वाले कुकर्म में इजराइल पर हमास का हमला भी इतिहास में लिखा जाएगा। इजराइल पर हमास का हमला तो उनका इतिहास है। उस हमले में भारत का स्टैंड वो भी लिखा जाएगा विदेश नीति में। मुझे, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी आदि में अभी ज्यादा व्यस्त नहीं होता तो मैं इनकी पूरी विदेश नीति, अर्थनीति, आंतरिक सुरक्षा नीति, इनका पासमानदा नीति, सब पे मैं एक किताब लिख रहा था, एक किताब में, जो इस सरकार का इतिहास का टोटल फेलियर सरकार के रूप में इसको दर्शाता और फैक्ट रखता मैं। लेकिन मेरे पास तो अब समय ही नहीं है, अजीब सा स्थिति है मेरी। तो ये कोई लिखे तो मैं मदद करूंगा, कोई लिखे इसको। नीलम जी करें जो कश्मीरियों के नरसंहार को पलायन का नाम दे रहे, ये बिल्कुल सही बात है। अभी लोकसभा सत्र चल रहा था, इंडिया स्पीक्स पे हमने बताया था, और इस मुद्दे को सबसे पहले एकम सनातन भारत दल के अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी ने उठाया कि लोकसभा में कश्मीरी हिंदुओं के संघार को इस सरकार ने पलायन नाम दिया। मणिपुर में क्या हो रहा है, जब इतना भेदभाव है तो और देशों के साथ कैसे खड़ा होगा? ठीक बात है, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं कि और देशों के साथ कहां से खड़ा हो सकते हैं। वो तो कुकी बोलने में आपको मैं शेयर करना चाहता था, भूल गया। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया मणिपुर के मुख्यमंत्री को, वीरेंद्र सिंह को। वीरेंद्र सिंह ने ये एक पूरे पेज के इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस में कहा, मैं उसी को कोट कर रहा हूं, कि अमित शाह ने कहा कि ये नहीं लगना चाहिए कि किसी का पक्ष ले रहे हो, कुकी को भी मदद करो और उसको भी जो है, यानी पीड़ित जो है और जो पीड़ित, शोषक और शोषित दोनों को एक चश्मे से देखो। अमित शाह का आदेश था, ये वीरेंद्र सिंह ने कहा। तो जो शोषक है वो शोषित के साथ कैसे एक चश्मे में खड़े हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पर कैसे खड़ा हो जाएगा? कमलेश राजपूत जी कहते संदीप जी आप अपना ध्यान रखें, पार्टी को आपकी वाणी रूपी शस्त्र की बहुत आवश्यकता है। मेरा ध्यान है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नींद की कमी है मुझे। मयंक जी कह रहे हैं संदीप सर क्या हमारी एसपी दल अपने भारतीय लोगों के लिए कतर के विरुद्ध इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका डालेगी? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे, उन्हीं का ये डोमेन है, लॉ का मैटर जो है। और इसमें असल में सरकार होती है, मैं इसका अपना पत्रकारी एंगल बता देता हूँ, पर इस पे जवाब आपको अंकुर जी से ही मिलेगा, परंतु मैं अपना इसमें इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका को गवर्नमेंट को डालना, हमारे आम नागरिकों के डालने से कुछ नहीं होगा, आम पॉलिटिकल पार्टी के, ये सरकार जाएगी। उसमें हरीश साल्वे जैसे लॉयर्स को सरकार भेजती है, आपको ध्यान सरबजीत वाले में भेजा था, अब फिर भी सरबजीत की क्या स्थिति है पाकिस्तान में, उसका सरकार ने कुछ नहीं कहा। तो पार्टी सरकार बनेगी, आम नागरिक की आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तो यहाँ पे मोदी सरकार को जाना चाहिए, हमारा वो राइट नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा कि इस पे स्टैंड अंकुर शर्मा जी ही नहीं। राहुल जी कह रहे हैं जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं कि इजराइल
फिलिस्तीन का हिस्सा था, उस हिसाब से क्या वो भारत का समर्थन करेंगे कि यदि भारत पाक बांग्लादेश और अन्य देशों के लिए लड़ेगा? कभी नहीं करेंगे। यही तो कहा मैंने, कभी नहीं करेंगे। कि भारत का भी तो विभाजन हुआ, भारत का भी तो विभाजन हुआ, तो भारत क्या हर समय पाकिस्तान और बांग्लादेश पे रॉकेट लॉन्चर दागता रहे? तब ये सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मूल भूमि तो भारत ही है। अगर यदि तुम मूल भूमि फिलिस्तीन मानते हो, उसको बांट करके इजराइल दिया ब्रिटेन ने, तो मूल भूमि तो भारत ही है। तो अब भारत के सारे लोग पूरा अग्नि मिसाइल लेके हम पाकिस्तान बांग्लादेश पे चढ़ाई कर दें, तब इनका कुतर्क नहीं चलेगा। इसलिए ये कुतर्क शास्त्री हैं, ये जितने भी लेफ्टिस्ट, इस्लामिस्ट और संघिष्ट, ये तीनों कुतर्क शास्त्री हैं, सेम कॉकटेल के पैमाने में छलकते रहते हैं, इनके पास कोई तर्क नहीं होता। प्रणय तिवारी जी कह रहे हैं आईटी से लिया कर रहा है, इजरायल का समर्थन करने पर कतर पूर्व सैनिकों को फांसी दे रहा है। तो भारत ने तो फिलिस्तीन का ज्यादा समर्थन किया है, इजरायल का कहां समर्थन किया है? तो नाम ही नहीं है। और कतर पूर्व सैनिकों को, इजरायल का युद्ध तो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, और ये तो हमारे पूर्व सैनिकों को 1 साल से अंदर बंद किए हुए, 1 साल से बंद किए हुए है। और आपको ओमान का जो उसका प्रमुख था उसको तो छोड़ दिया। तो ये भारत सरकार की रीढ़ विहीन सरकार के लिए, आईटी से लिए अपनी रीढ़ विहीन कुतर्क गढ़ते रहते हैं। कतर के कहने पर तो उठाकर अपने प्रवक्ता को फेंका। कतर ने तो हमारे दूतावास के अधिकारी को बुलाकर पूछा, बता भाई क्यों बोला था तुम्हारे प्रवक्ता ने हमारे मैसेंजर के विरुद्ध? वो उसको पूछा। कतर तो यहाँ के बिजली कंपनी में पैसे लगा रहा है, व्यापारी हो रहे हैं सब। तो आईटी से लिए को कहिए कि तुम्हें अपने बाप का सही से ज्ञान है ना, क्योंकि जिन्हें कुतर्क करते हैं, जो कुतर्क करते हैं, वो मैं निश्चित मानता हूं कहीं ना कहीं डायलूजन्स उनके जीन्स में पुराने हैं, मुगल तुर्कों के जीन्स कहीं घुसे हुए हैं, जिसके कारण उनको सीधी बात नहीं समझ में आती। यही दिक्कत है उनकी। हमारे नौसैनिकों के मृत्यु को जस्टिफाई, एक नेता के लिए जस्टिफाई करने के लिए इतने नीच गिर चुके हैं ये हिंदुस्तानी मास्टर स्ट्रोकवादी कि अपने देश को भी छोड़ दिया। धर्म तो छोड़ा ही था, एक व्यक्ति के लिए इन लोगों ने अपने देश को भी छोड़ दिया। ये मास्टर स्ट्रोकवादी इतने नीच निकृष्ट लोग हैं। तिब्बती करे बीजेपी आरएसएस देश के लिए जहर बन चुका, सबसे बड़ा जहर, क्योंकि पीठ पे वार कर रहा है। ये नहीं हो तो हम डायरेक्ट लड़े, और सरकारी सारी योजनाएं भी हम बंद करवाएं। हिंदू कांग्रेस आदि को घेर लेगी तो कुछ नहीं चलेगा, ये हिंदू के ठेकेदार बन के वहां खड़े हो जाते हैं और कहते हैं डबल योजना चालू करो। कौन हिंदू बोलेगा, हम देखते हैं। हिंदुओं के हित में ये जो बीजेपी आरएसएस है, इनका पॉलिटिकली इनकी हार बहुत जरूरी है। वो इसलिए ताकि हिंदू सचेत हो जाए, वरना ये हिंदू बनकर हिंदुओं के विरोध में हिंदुओं के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अन्य किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदुत्व पे दावा नहीं किया है। ये हिंदुत्व पे दावा करते हैं और पासमानदा का राग अलापते हैं। ये इतने पाखंडी लोग हैं। दज्जाल जी, लॉर्ड दज्जाल, संदीप जी चारों तरफ हिंदू के विरुद्ध, हिंदू सभ्यता, हिंदू समाज के विरुद्ध, हिंदू विचार के विरुद्ध अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र देख रहा हूं। कैसे लड़े इनसे? जागरूकता। यही तो विष्णु सहस्त्रनाम में मैं और चीजें में, आपको जागरूकता ही आपकी लड़ाई का प्रथम है। इसलिए भारत को कहा गया ज्ञान, सूचना क्रांति का मतलब क्या है? आज आप जो बात कर रहे हो इतना कुछ जानते हो, इंफॉर्मेशन वॉर है ये। इस इंफॉर्मेशन वॉर में अपने लोगों को जितना आप इंपावर करोगे उतना आपकी जीत होगी। इंफॉर्मेशन वॉर में आपकी लड़ाई विचारों की है, आपकी लड़ाई ज्ञान का है। इसलिए भारत ज्ञान की भूमि कहा गया, क्योंकि भारत इंफॉर्मेशन वॉर उस जमाने में वेद में देख चुका था जो हम आज देख रहे हैं। खौरांग जी, समझी भी नमस्कार। जुमलेंद्र, जो कुछ भी कहता है जुमला के अलावा और कुछ नहीं, हमेशा देश को नीचा दिखाने में आगे में इतिहास में दर्ज हो गया। भारत को, ये मैं आपसे सहमत हूं, भारत के सबसे दुर्बलतम प्रधानमंत्री, बीच के देवगौड़ा इंद्र कुमार को छोड़ दे तो ये चंद्रशेखर से भी ज्यादा, चंद्रशेखर आर्थिक मामले में बेचा था सोना, पर पाकिस्तान के मामले में वो
आतंकवादी को की फैमिली को उठवाने पे चले गए थे। तो ये नीचे से आएंगे, बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, हरदन हल्ली देवगौड़ा, मोरारजी, नरेंद्र मोदी, उसी कैटेगरी में ही आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मैं विनती करूंगा, विष्णु सहस्त्रनाम कल का एपिसोड देखिए, काफी कम लोगों ने देखा है। अगर मैं आज रात आया तो चंद्र ग्रहण पे आपको बताऊंगा और विष्णु सहस्त्रनाम के कुछ नाम लूंगा, और यदि नींद अच्छी लगी रही तो राम राम कहूंगा आपको। तो मैं आप सबसे अनुमति लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का जो चंद्र ग्रहण है आप सबके जीवन पे नकारात्मक प्रभाव ना डाले। आप लोग जो है उसके नियम के का पालन करें। आज शरद पूर्णिमा है, इस दिन लोग खीर को छत पर रखते हैं, अमृत बरसता है कहते हैं, लेकिन आज आप ना रखें क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो आज आप लोग बिल्कुल ना रखें। नीलम जी कहें, संदीप जी ईश्वर की कृपा से हमारी आंखें तो पूर्ण रूप से खुल गई है, आपको देखकर बाकी और लोगों के भी खुल जाए तो बहुत अच्छा है। और हम सब मिलकर सनातन चेतना की जागृति का अभियान चलाते रहेंगे। सनातन बचेगा तो विश्व बचेगा, भारत तो बचेगा ही। अगर सनातन नहीं बचा तो एक मात्र सभ्यता है दुनिया के 54-55 सभ्यताओं में जो अपने मूल स्वरूप में बचा हुआ है। आदमी वैदिक रीति से हमारे विवाह होते हैं, वैदिक संस्कार, वैदिक मंत्र होते हैं हमारे विवाह में। इतने कंटिन्यूटी में कोई सभ्यता नहीं है, कोई नहीं है। इसको मिटाने के लिए ही सारे प्रयास चल रहे हैं। इसलिए परिवार के स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक इसको मिटाने के प्रयास चल रहे हैं। हमें इसे बचाना है किसी भी हाल में, क्योंकि हम सब कम से कम ना बचे बात की बात है, हम अपने कर्तव्य तो करें। और भगवान विष्णु यही तो कहे कि आपके अंदर वो है, आप अपने अंदर उनको जागृत करें। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में हमारे एकम सनातन भारत दल लड़ने जा रही है 4 राज्यों में। आपने अंकुर जी का ट्वीट देखा होगा, कुछ सीट हम लड़ रहे हैं। हम लड़ सके अच्छे से, इसलिए आप लोग एकम सनातन भारत दल को डोनेशन जरूर दीजिए और दिलवाइए अपने से। आप खुद के पैसे पे मत अपना बोझ डालिए, अपने रिश्तेदार नातेदारों को समझाकर दिलवाइए, लोगों को जोड़िए, क्योंकि इस पार्टी को कोई कॉर्पोरेट फंड नहीं अभी मिलने वाला, कोई भी बड़ा फंड नहीं मिलने वाला, बाहर वाला फंड तो नहीं मिलने वाला जो इन लोगों को मिल रहा है, जिनको छुपाकर भाजपा ने विदेशी फंड छुपाने के लिए बिल ले आई थी। हमें सनातनियों का फंड ही मिलेगा। इसलिए एकम सनातन भारत.org पर हमें लोगों से चंदा जरूर दिलवाइए ताकि हम चुनाव ठीक से लड़ सकें, प्रतिरोध हमारा अच्छा रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।